चलिए। नमस्कार दोस्तों। मैं ओम सिंह भाटी। आज की एक महत्वपूर्ण क्लास जिसमें अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं, जो पिछले 4 पार्ट जो थे वो अपन ने हाइड्रोकार्बन के 4 पार्ट को कंप्लीट किया था। आज इसका 5वां और अंतिम लास्ट पार्ट अपन कह सकते हैं कि जिसमें हाइड्रोकार्बन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से आरपीएससी क्वेश्चन आपका पूछती है और उन टॉपिक्स को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे कि आपके कहां से क्वेश्चन आता है। अगर मैं बात करूं कि पिछले जो 4 वीडियोस थे उसमें अपने हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस की बात कर ली है और बेंजीन के बारे में भी पढ़ लिया था। अब एक टॉपिक बेंजीन से रिलेटेड बचता है और आपके सिलेबस में यहां पर मैं अगर कहूं कि जो चैप्टर आता है उसका नाम है एरोमेटिकता। एरोमेटिकता वाला एक चैप्टर आता है और इसके साथ साथ एरोमेटिकता के साथ साथ में अगर मैं बात करूं कि और कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके और क्वेश्चन जो आता है वो कहां से आता है, प्रतिस्थापियों का जो प्रभाव है किसके ऊपर, बेंजीन वलय के ऊपर प्रतिस्थापियों का जो प्रभाव है। और प्रतिस्थापियों के प्रभाव के अंदर ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूहों के बारे में देखना है अपने को। और उसके बाद में आप देखोगे मेटा निर्देशी जो ग्रुप होते हैं उनके बारे में देखना है। ये सारी चीजें इस क्लास के अंदर अपन करने वाले हैं और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि अगर आपने इस क्लास को बहुत अच्छे से समझ लिया, देख लिया, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। बात करते हैं किसके बारे में, एरोमेटिकता के बारे में। अगर आप एरोमेटिकता को देखते हो कि कौन सा यौगिक एरोमेटिक होगा, कौन सा यौगिक नॉन एरोमेटिक होगा, इसको समझाने के लिए अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अगर समझाया था एरोमेटिकता के बारे में किसी ने, तो वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे, एक केमिस्ट आए थे जिनका नाम क्या था, हकल था। हकल ने बताया था किसके बारे में बताया था, एरोमेटिकता के बारे में एक नियम दिया था। और किसी भी यौगिक के एरोमेटिक होने की व्याख्या किस नियम के द्वारा की जाती है, तो आप कहोगे कि व्याख्या हकल के रूल के अनुसार बताया जाता है कि कोई यौगिक एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। वो कौन बताएगा, वो हकल का रूल बताएगा एरोमेटिकता के बारे में। एरोमेटिकता के लिए हकल ने बताया था कि क्या क्या बताया था, वो इस पूरे पेज के अंदर लिखा हुआ है, अच्छे से आप समझना। सबसे पहले किसी यौगिक के एरोमेटिक होने के संदर्भ में हकल ने एक नियम प्रतिपादित किया था, जिनके अनुसार उन्होंने क्या कहा था, जिनके अनुसार वे यौगिक एरोमेटिक होंगे, कौन से यौगिक, जिनमें क्या हो, एक समतलीय वलय होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एकल चक्रीय समतलीय वलय होनी चाहिए। मोनोसाइक्लिक प्लेनर रिंग होनी चाहिए, उसके अंदर मोनोसाइक्लिक प्लेनर रिंग होनी चाहिए, उसके अंदर एकल चक्रीय समतलीय वलय होनी चाहिए, उसके अंदर, है ना, समतलीय वलय होनी चाहिए। दूसरा, वलय के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वलय के अंदर, जो रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका क्या होना चाहिए, विस्थानीकरण होना चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन उस रिंग के अंदर क्या होने चाहिए, डीलोकलाइज होने चाहिए। और उसके बाद में टोटल वलय के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वो क्या होनी चाहिए, 4n+2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4n+2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और एसीएफ के अंदर, आपके एसीएफ वाले पेपर के अंदर यहां से क्वेश्चन बना था, कहां से क्वेश्चन बना था, एसीएफ वाले पेपर के अंदर यहां से क्वेश्चन बना था। यहां वाले जो है 4n+2 उसमें लिखा था कि हकल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया जाता है वो कैसे दर्शाया जाता है, तो 4n+2 ऐसे दर्शाया जाता है, 4n+2 ऐसे दर्शाया जाता है। तो इसको आप याद रखना, 4n+2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये तीन नियम है जिनके अनुसार कोई भी यौगिक एरोमेटिक होगा। वो किसने बताया, वो हकल ने बताया। क्या होना चाहिए, एकल चक्रीय समतलीय रिंग होनी चाहिए उसके अंदर, और वलय में इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से विस्थानीकरण होना चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर डीलोकलाइज होने चाहिए। और उसके बाद में वलय में 4n+2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसको लिखा जाएगा 4n+2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 4n+2 इलेक्ट्रॉन
होने चाहिए। यहां पर अगर आप n की बात करते हो कि साहब n क्या होता है, तो यहां पर जो आपका n होता है कोई भी एक पूर्णांक होता है, 0 1 2 3 4 5 6, ये कोई भी हो सकता है। अब इसमें से एरोमेटिक यौगिक कौन होते हैं, तो अतः हम कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हो कि वे एरोमेटिक यौगिक, अतः हम कह सकते हैं कि वे एकल चक्रीय, अतः हम कह सकते हैं कि वह एकल चक्रीय समतलीय वलय, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसके अंदर 2 6 10 और 14 इलेक्ट्रॉन हो। कितने, 2 6 14 10 और 14, कितने, 2 6 10 और 14, ये पाई इलेक्ट्रॉन हो, अस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो डीलोकलाइज हो, तो फिर वो क्या होते हैं, एरोमेटिक यौगिक होते हैं। किसके अनुसार, हकल के अनुसार, है ना, किसके अनुसार, हकल के अनुसार वे यौगिक क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, जिनके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन और 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो यौगिक क्या होगा, आपका एरोमेटिक होगा। वो किसने कहा था, हकल ने कहा था। अब कुछ एरोमेटिक यौगिकों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर अपन बात करें कि एरोमेटिक यौगिकों के उदाहरण की बात करते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं, पहला आप देखोगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे यौगिक जिनमें समतलीय वलय हो और वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से क्या है, विस्थानीकृत भी है, और वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। वलय के अंदर, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पाए जाते हैं। तो फिर यहां पर 2 पाई है तो n का मान क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है। अगर 0 लेते हैं तो आप देखना कि फौरन, अगर आप 0 लेते हो तो फौरन प्लस 2 पाई, है ना, तो 4 गुणा 0 प्लस 2, क्योंकि n का मान आपके क्या लिया है, 0 लिया है, और ये पाई बराबर कितना हो, 4 गुणा 0 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, अगर आप बात करते हो तो इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या होती है वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर लिख दिया कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक यौगिक के अंदर, अगर आप सबसे बढ़िया एग्जांपल देखते हो कि जिसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो उसमें मैं अगर सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आपका साइक्लोप्रोपिनिल धनायन जो होता है, साइक्लोप्रोपिनिल धनायन जो होता है, उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो साइक्लोप्रोपिल धनायन होता है वो आपका क्या होता है, ये जो आपका होता है, ये क्या होता है, आपका एरोमेटिक होता है। किसके नियमानुसार, हकल के रूल के पालना कर रहा है। इसका मतलब ये आपका जो यौगिक है साइक्लोप्रोपिनिल धनायन फर्स्ट जिसको कहते हैं, और ये आपका क्या होता है, एरोमेटिक होगा। किसके अनुसार, हकल के अनुसार। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो ये इसकी एक समतलीय वलय है, ठीक है, वलय के अंदर ये समतलीय वलय है, वलय के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन वलय के अंदर पूर्ण रूप से क्या है, विस्थानीकृत है। अगर आप देखते हो कि सब पूर्ण रूप से विस्थानीकृत का क्या मतलब होता है, तो यहां पर देखोगे कि वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। अब मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहां डबल बॉन्ड बना दे, तो फिर इसकी अनुनादी संरचनाओं को अगर आप देखते हो तो फिर यहां पर क्या बनेगा, यहां पर ये हो जाएगा कि डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा, यहां हो जाएगा। फिर यही इलेक्ट्रॉन अगर डबल बॉन्ड यहां बना देता है तो इसकी अनुनादी संरचना का मतलब इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वलय के अंदर विस्थानीकृत हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, विस्थानीकृत हो रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर नहीं होके यहां पर डबल बॉन्ड कहां बन गया है, आपका यहां बन गया है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे देखिए कि पूरी वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, विस्थानीकृत हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का आपका एरोमेटिक यौगिक है, साइक्लोप्रोपिनिल धनायन एरोमेटिक यौगिक होता है हकल के नियमानुसार। दूसरी बात करते हैं आगे, अगर आप देखते हो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का एक ही एग्जांपल है साइक्लोप्रोपिनिल धनायन।
ये सबसे अधिक बार पूछा गया है, कोई भी एग्जाम होगा उसमें एग्जाम्पल के रूप में, ऑप्शन के रूप में ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरी अगर बात करते हैं, दूसरी आती है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने भाई? 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं? तो आप n का मान क्या रख के देखो, 4 गुणा 1 है ना, n का मान यहाँ पर आप 1 रख के देखो और प्लस 2 कर दो और पाई इलेक्ट्रॉन कर दो। 4 गुणा 1 कितने हुए? 4, 4 और 2 कितने हुए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके अंदर अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो भी एरोमेटिक यौगिक होता है, वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक यौगिक होगा आपका, ये कन्फर्म है ना। अब देखो, अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर अलग अलग होते हैं, जिसके अंदर 5 वलय हो, जिसके अंदर रिंग कितनी हो? 5 सदस्यों वाली रिंग हो, 6 सदस्यों वाली रिंग हो और 7 मेंबर 7 मेंबर्ड रिंग हो अगर, तो फिर वो क्या होते हैं? एरोमेटिक यौगिक होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 5 सदस्य वलय युक्त ऐसी रिंग जिसके अंदर कार्बन की संख्या या फिर जो जितने मेंबर होते हैं वलय के अंदर, जितने भी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कुछ भी हो सकता है, तो उसके अंदर अगर 5 सदस्य युक्त वलय है तो वो एरोमेटिक यौगिक, विषम चक्रीय जितने भी यौगिक होते हैं 5 सदस्य, वो क्या होते हैं? सारे के सारे एरोमेटिक हो गए। अगर अपन बात करते हैं किसके बारे में, अगर अपन बात करते हैं, आपके एग्जाम्पल देखिए सामने दिए हुए हैं, इसमें आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया है आपके बारे में यहाँ है ना, आपको जो पहला एग्जाम्पल दिया है वो फ्यूरेन का दिया है, वो फ्यूरेन का दिया है। और फ्यूरेन क्या होता है? एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन होती है, यहाँ अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ी हुई होती है। इस हाइड्रोजन का इस वलय के, इस रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉनों के अंदर कोई रोल नहीं होता है। देखो, एक डबल बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये डबल, दूसरे वाला डबल बॉन्ड 2 पाई और 2 इलेक्ट्रॉन ये पड़े, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसका नाम है पिरोल, पिरोल है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है? एरोमेटिक होता है। क्या होता है आपका? एरोमेटिक होता है पिरोल। उसके बाद में अगर देखते हैं फ्यूरेन, ये फ्यूरेन भी क्या होता है? एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक होता है। अब इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4 और ये नाइट्रोजन 5 सदस्य है, एरोमेटिक यौगिक होता है। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इसके बाहर की ओर भी ऑक्सीजन होती है, ये डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, तो ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका एरोमेटिकता के अंदर कोई योगदान नहीं है। एरोमेटिकता में कोई योगदान नहीं है ना। इस बाहर के इलेक्ट्रॉन है, इसका एरोमेटिकता के अंदर कोई योगदान नहीं है। लेकिन ये जो आपको अंदर की ओर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इनका एरोमेटिकता के अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर काउंट की जाते हैं। फिर अगर आप देखो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ ट्रांसफर हो सकता है। कैसे होगा? मान लो कि इसने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और इसके ऊपर वापस क्या हो जाएगा? या फिर ये वाला यहाँ हो गया तो ये वाला यहाँ ना बना के, ये वाला यहां ना बना के कहां बनाएगा? जैसे यहां पर ये डबल बॉन्ड है ही, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? इस कार्बन के पास में चले जाते हैं। तो नेगेटिव चार्ज यहां से ट्रांसफर होके यहां जा सकता है, यहां से नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होके यहां जा सकता है। तो पूरी वलय के अंदर, पूरी रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर पड़े हैं वो रिंग के अंदर क्या हो सकते हैं? विस्थानीकृत हो सकते हैं। तभी तो ये क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। इनके अंदर समतलीय वलय होती है। तो इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। पाइरोल है, प्यूरेन है। और एक अगर यहां पर इसी रिंग के अंदर अगर आप बात करते हो, इसी रिंग के अंदर अगर आपका क्या जुड़ा हुआ है? क्या जुड़ा हुआ है यहां पर S, तो इसको कहते हैं थायोपिन। और ये वाले जो बाहर वाले होते हैं उसका एरोमेटिक तक के अंदर विस्थानीकरण में कोई योगदान नहीं होता है। 2 ये 4 और 2 ये 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 3 नाम याद रखना कौन से एरोमेटिक यौगिक हैं। एक पाइरोल है, एक फ्यूरेन है और एक थायोफिन है, जिसमें ये 5 सदस्य युक्त विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। और इनके अंदर क्या होता है? ये सारे के सारे विषम चक्रीय यौगिक होने के बाद में आप कह सकते हो कि ये क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। किसके नियमानुसार? हकल के नियमानुसार। तीनों नियमों को याद
याद कर लेना, साइक्लोप्रोपेनिल धनायन 2 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त आपका एरोमेटिक यौगिक होता है। और अगर आप इसकी बात करते हो तो ये पाइरोल है, ये फ्यूरेन है और ये थायोपिन है। इसमें टोटल 5 सदस्य वलय युक्त ये एरोमेटिक यौगिक है, विषम चक्रीय यौगिक है, फिर भी ये क्या है, एरोमेटिक है, 5 सदस्य वलय युक्त है। हकल के नियमानुसार इनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये हो गए 5 सदस्य वाले। आगे अगर बात करते हो तो 5 सदस्य वाला और एग्जाम्पल है, 5 सदस्य वाला आपके पास में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, 5 सदस्य वाला एक आपके पास में और एग्जाम्पल है। और यहां से अभी आपके सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन था और जिसके ऑप्शन में ये वाले भाई साहब भी थे, है ना, ये वाले भाई साहब भी थे। इसका नाम है साइक्लोपेंटा डाइइनिल ऋणायन। साइक्लोपेंटा, पेंटा का मतलब 5 कार्बन होंगे, इसके अंदर कार्बन कितने होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, ये आपके कार्बन कितने होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। और इसके ऊपर क्या पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एरोमेटिकता के अंदर भाग लेते हैं। क्या करते हैं, एरोमेटिकता के अंदर भाग लेते हैं, इसलिए इसका नाम है साइक्लोपेंटा डाइइनिल ऋणायन। ये कितने सदस्य होते हैं इसके अंदर आप कहोगे कि ये 5 सदस्य होते हैं और 5 सदस्य युक्त ये एरोमेटिक यौगिक होता है। इसको कहते हैं साइक्लोपेंटा डाइइनिल आयन। देखो यहां पर भी हाइड्रोजन होता है, यहां हाइड्रोजन होता है और ये हाइड्रोजन का त्याग करके यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन वाला ये साइक्लोपेंटा डाइइनिल ऋणायन बनता है और वो आपका क्या बनता है, एरोमेटिक यौगिक होता है। यहां लिखा है नोट करके एक चीज इंपॉर्टेंट लिखी हुई है और ये चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, इसको याद रख लेना। क्या लिखा है कि यह साइक्लोपेंटा डाइइनिल ऋणायन आयरन के साथ में, आयरन मतलब Fe के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, FeC के साथ में क्रिया करके फेरोसिन बनाएगा, है ना। तो यह साइक्लोपेंटा डाइइनिल ऋणायन आयरन के साथ क्रिया करके फेरोसिन बनाता है जो कि एरोमेटिकता प्रदर्शित करेगा और इलेक्ट्रॉन से नहीं, जो ESR रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। तो सवाल आपके ये भी बन सकता है कि एजुलिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये पिछली बार एक आरपीएससी ने पूछा है। यहां पर ये भी आ सकता है कि फेरोसिन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो फिर फेरोसिन का निर्माण कैसे होगा, साइक्लोपेंटा डाइइनिल ऋणायन आयरन के साथ क्रिया करके फेरोसिन का निर्माण करता है। ये क्या होता है, ये एरोमेटिक यौगिक हैं और ये इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये क्या है, आपका तीनों ही सेंटेंस सही है, तो उपयुक्त सभी आप कह सकते हो कि ये सही है। कैसे होगा, ये साइक्लोपेंटा डाइइनिल ऋणायन एक, ठीक है, ये एक अणु बना है, इसका दूसरा अणु इसके साथ में, 2 अणु आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, ये आयरन के साथ में क्रिया करके ये वाला जो बना है इसको आप क्या कहते हो, फेरोसिन कहते हो। क्या कहते हो, फेरोसिन कहते हो। तो यहाँ लाइन यही लिखी है कि साइक्लोपेंटा डाइइनिल ऋणायन आयरन के साथ में क्रिया करके फेरोसिन बनाता है। ये फेरोसिन एरोमेटिक है और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूएंट रिएक्शन को दर्शाएगा। ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में कुछ है नहीं, बहुत सारी चीजें थी वो आपकी यहाँ पर क्या हो गई है, देखो इसका नाम एक और नाम लिखा है बिस साइक्लोपेंटा डाइइनिल आयन, बिस साइक्लोपेंटा डाइइनिल आयन। ये भी क्या होता है, ये नाम भी याद रखना, ये नाम भी ऑप्शन के अंदर हो सकता है। तो ये क्या होता है, फेरोसिन होता है और फेरोसिन भी क्या है, एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है। ये इसको आप ध्यान रखना। आगे बात करते हैं 5 सदस्यों के बाद में छठा सदस्य, 6 सदस्य युक्त, है ना। रिंग के अंदर कितने सदस्य होंगे, 6 होंगे और युक्त एरोमेटिक यौगिक होते हैं। और यहां पर आपका पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन रिंग के अंदर कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य वाला है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपका कौन सा आता है, बेंजीन आता है। बेंजीन का फॉर्मूला C6 और H6 होता है। बेंजीन आपका 6 सदस्य युक्त एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त। और रिंग के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी, 6 होती है। और वो भी क्या है, आपका एरोमेटिक यौगिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त। उसके साथ में देखते हैं तो पिरिडीन को देखते हैं। आप पिरिडीन को देखोगे तो पिरिडीन के अंदर भी क्या होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये पिरिडीन क्या है, ये पिरिडीन क्या है, आपका क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। टोटल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन की कितना संख्या कितनी होती है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ
पिरिडिन के अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर होते हैं। इस बाहर के अंदर, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका एरोमेटिकता में कोई रोल नहीं होता है, एरोमेटिकता में योगदान नहीं होता है, विस्थानीकरण में इनका कोई योगदान नहीं होता है। ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरी रिंग के अंदर क्या होते हैं, विस्थानीकृत होते हैं। इसलिए ये पिरिडिन भी आपका 6 सदस्य युक्त 6 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके बाद में अगर देखें कि 6 सदस्य के बाद में, 6 सदस्य में 2 ही है, बेंजीन और पिरिडिन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 7वां, 7 सदस्य वाली वलय युक्त एरोमेटिक यौगिक कौन सा होता है, 7 सदस्य युक्त, 7 सदस्य रिंग के अंदर टोटल मेंबर कितने होंगे, 7 सदस्य वाली रिंग होगी और वो एरोमेटिक होगा। तो उसके अंदर आप देखते हो ट्रोपिलियम होता है। और इस बार अगर 2026 में जुलाई में पेपर होता है तो ट्रोपिलियम का एग्जाम्पल जरूर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो ट्रोपिलियम धनायन होता है या साइक्लोहेप्टाट्राइनिल धनायन होता है, साइक्लोहेप्टाट्राइनिल धनायन होता है, ये आपका क्या होता है, साइक्लोहेप्टाट्राइनिल आयन, ये आपका क्या होता है, धनायन होता है। इसके ऊपर यहां पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है ना। इसको अगर आप बनाते हो तो कैसे बनाओगे, बनाने का तरीका क्या है, आप इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, इसको ऐसे ले जाओ, इसको ऐसे ले जाओ और नीचे एक और होता है। टोटल सदस्य देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो देखो साइक्लोहेप्टा, हेप्टा शब्द आया मतलब टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, नीचे डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। या फिर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर देखो ऊपर ना बना के नीचे ही पॉजिटिव चार्ज दिया है, इसके बीच में पॉजिटिव चार्ज दिया है। तो ये वाला भी दिया हुआ हो सकता है, ये वाला भी दिया हुआ हो सकता है। एग्जाम्पल में ये वाला मैक्सिमम आता है, ये संरचना मैक्सिमम आती है। साइक्लोहेप्टाट्राइनिल धनायन होता है, वो आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त 7 सदस्य इसके अंदर वलय पाई जाती है। और ये क्या होता है, जिसको ट्रोपिलियम धनायन कहते हैं। और ये आपका क्या होता है, एरोमेटिक होता है। क्या होता है, एरोमेटिक होता है, इसको आप ध्यान रखना। हाँ, साइक्लोहेप्टाट्राइनिल धनायन एरोमेटिक होता है। चलो आगे देखते हैं, आगे किसके बारे में बात करते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त आपने पढ़ लिए हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त 5 सदस्य वलय वाले, 6 सदस्य वलय वाले और 7 सदस्य वाले पढ़ लिए। 7 सदस्य के अंदर ट्रोपिलियम, 6 सदस्य के अंदर बेंजीन और पिरिडिन और 5 सदस्य के अंदर पिरोल और आपका थायोफिन और आपका जो आपका पढ़ा था अभी ऊपर साइक्लोहेप्टा पेंटाडाइनिल आयन है ना, साइक्लोपेंटाडाइनिल आयन, वो भी आपका क्या हो गया, एरोमेटिक होता है। अब बात करते हैं किसके बारे में, 10 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक यौगिक। बहुत बढ़िया है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक यौगिकों की बात करते हैं तो आप देखना 10 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक यौगिकों के अंदर n का मान कितना लेना है, 2 लेना है। अगर 4 गुणा 2 प्लस 2 है ना, तो फिर कितना हो जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 10, टोटल कितने हो जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके अंदर, ये जो एग्जाम्पल आपको देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है 10 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक यौगिक कौन से होते हैं। अगर आप बात करते हो 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक यौगिकों के अंदर, तो सबसे पहले बढ़िया एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्वेश्चन भी क्या बना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन की अगर बात करते हो तो सबसे बढ़िया 10 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त पूछा है कि नैप्थलीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बना है कि नैप्थलीन जो आपका होता है उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे कि उसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये नैप्थलीन होता है, ये रंगहीन होता है। नैप्थलीन क्या होता है, रंगहीन होता है। और रंगहीन एरोमेटिक यौगिक जिसको क्या कहते हैं आप, बेंजीनोइड भी कहते हो। क्या कहते हो, बेंजीनोइड भी कहते हो। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल, ये 9 सितंबर को एक पेपर हुआ था, उसके अंदर आपका ये एग्जाम्पल में था और इसका नाम है एजुलिन। क्या नाम है इसका, एजुलिन है। इसका रंग कैसा होता है, गहरा नीला रंग होता है, नॉन बेंजीन होता है, ये नॉन बेंजीनोइड है। और ये आपका क्या करेगा, ये आपका क्या करता है, एक चीज आप यहाँ पर और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एक चीज आप और लिख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो आपकी ESR रिएक्शंस होता है वो ये दर्शाता है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये इसका रंग कैसा होता है,
गहरा नीला रंग होता है। अगर एरोमेटिक है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को दर्शाएगा, ठीक है। और इसका जो आपका रंग होता है वो कैसा होता है, गहरा नीला होता है। पिछली टेस्ट सीरीज के अंदर भी मैंने इसका क्वेश्चन डाला था और ये आपका एजुलिन है। यहां से क्वेश्चन 9 सितंबर के पेपर के अंदर पूछा था। एजुलिन के अंदर अब ऐसा भी आ सकता है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आपके टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, रंग गहरा नीला होता है, नॉन बेंजीनोइड है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। ये आप याद रख लेना। और उसके बाद में ये जो क्विनोलिन आता है, जो आपका क्विनोलिन है, ये भी आपका क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक होता है ना। यहां पर ये नाइट्रोजन है, अगर आप देख पा रहे हो नाइट्रोजन है, और यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन, एन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि क्या करते हैं, उसके अंदर भाग नहीं लेते हैं। तो इसके अंदर भी पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके अंदर, क्विनोलिन के अंदर। उसके बाद देखो 14 पाई इलेक्ट्रॉन देख लिए आपने, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर बात करते हैं तो यहां पर एन का मान कितना लिया जाएगा, 3 लिया जाता है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 गुणा 3 12 और 2 ये 14, तो टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक जो आपके यौगिक होते हैं उसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बात करें 14 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त, आपको बिल्कुल प्योर रूप से स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके अंदर भी कितने होते हैं, 14 होते हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसका नाम है एंथ्रासीन। 3 बेंजीन वाला एक साथ में जुड़ रही है, ये एंथ्रासीन है। और एंथ्रासीन आपका क्या है, एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक है, और इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। ये आपका फिनेथ्रीन है, और फिनेथ्रीन में भी पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। और ये भी क्या होता है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें होने के बाद में आपके एग्जाम के अंदर आरपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, आरपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं मैं आपको उसके सामने लेके आया हूं, और आप इसमें से देखोगे कि कौन सा यौगिक है जो एरोमेटिक है और कौन सा यौगिक है जो एरोमेटिक नहीं है, उसको देखना है आपको, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्पीसीज एरोमेटिक नहीं है। जब भी सवाल करो इसे नहीं है या है, सत्य है या असत्य है, गलत है या सही है, तो इन कथनों को जरूर पढ़े। इसमें से कह रहे हैं कि नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो ये वाला, इसको आप कहते हो साइक्लोपेंटाडाइइनिल रेनाइन, ये वाला आपके एरोमेटिक है, ठीक है। ये वाला आपके क्या है, एरोमेटिक है। ये वाला आपकी कौन सी होती है, नेप्थलीन है। ये क्या है आपका, नेप्थलीन है। चलो आपको मैं बताता हूं कि कहां बताया। ये वाली स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, कहां पे लिखा, ये वाली पड़ी, अगर आप देखते हो तो इधर की ओर ये दिया हुआ होगा, ये पड़ी स्ट्रक्चर, ये आपके सामने दिख रही होगी नेप्थलीन, ये वाला एरोमेटिक है। उसके बाद में एग्जाम्पल में क्या था, उसके बाद में था साइक्लोपेंटाडाइइनिल रेनाइन, है ना। तो साइक्लोपेंटाडाइइनिल रेनाइन की मैं बात करता हूं, कहां पे बताया, 5 सदस्य वाली जो वलय बताई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था, 5 सदस्य वाली वलय के अंदर 5 सदस्य वाली साइक्लोपेंटाडाइइनिल रेनाइन, है ना। कहां पे बताया था, ये पढ़ा, साइक्लोपेंटाडाइइनिल रेनाइन। वो आपका क्या होता है, ये वाली मैंने स्ट्रक्चर यहां पर बनाई थी, कहां बनाई थी, इधर मैंने बनाई थी, ये पड़ी साइक्लोपेंटाडाइइनिल रेनाइन। ये आपका क्या होता है, एरोमेटिक होता है, ठीक है। आगे देखो अगला, अगला आप बात करते हो किसके बारे में, इसके बारे में, तो ये साइक्लोहेप्टा ट्राइनिल अनायन, साइक्लोहेप्टा ट्राइइन धनायन। अब अगर देखते हो तो कहां पर बताया मैंने इसको आपको, ये वाला यहां पे होगा आपके, एक पेज और देख लो, कहां गया, ये पढ़ा, ये पढ़ा, साइक्लोहेप्टा ट्राइइनिल धनायन, ये आपका क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो फिर आप अगर चौथे ऑप्शन को देखते हो तो ये चौथा ऑप्शन, ये भी आपका एरोमेटिक है, ये भी आपका एरोमेटिक है, ये भी आपका एरोमेटिक है, लेकिन ये वाला जो है उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले जो कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक नहीं होते हैं। 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई और उसके बाद 14 पाई, ये वाले जो यौगिक होते हैं वो आपके क्या होते हैं,
एरोमेटिक होते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला है वो एरोमेटिक नहीं है, बाकी तीनों क्या है, एरोमेटिक है। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका कहाँ पूछा है, देखियो ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यहाँ आपका कौन सा एरोमेटिक नहीं है, ये आपका साइक्लोपेंटाडाइएनिल धनायन ऋणायन, साइक्लोपेंटाडाइएनिल ऋणायन है ना, ये आपको मैंने करवा रखा है, साइक्लोपेंटाडाइएनिल ऋणायन, ये वाला एरोमेटिक है। ये आपका क्या है, ये आपका एनिलिन है, और ये आपका क्या है, एरोमेटिक है। ये आपका क्या है, ये आपका थायोफिन होता है, थायोफिन है ना, ये आपका थायोफिन है। अगर देखो कहाँ पे मैंने आपको करवाया थायोफिन, अगर देखते हो तो आपको थायोमिन कहाँ पे करवाया है, तो ये थायोमिन एरोमेटिक है नहीं है, उसको देखने के लिए देखो, ये वाला आपका थायोफिन पड़ा है, थायोफिन क्या होता है, एरोमेटिक है, तो फिर वो एरोमेटिक है, तो ये तीनों चीजें एरोमेटिक होने के बाद में अगर आप अगला एग्जांपल देखते हो, सी वाला देखो, सी वाला मैंने बताया था साइक्लोप्रोपेनिल, साइक्लोप्रोपेनिल धनायन जो बताया था, ये यहाँ पे था, और इसके अंदर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब वलय के अंदर इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण नहीं हो सकता। पाई इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, 2 पाई हैं, लेकिन यहाँ पर वलय के अंदर विस्थानीकरण संभव नहीं है, इसलिए ये नहीं है। लेकिन ये क्या है, एरोमेटिक है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, नहीं तो ये एरोमेटिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा बैठेगा, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपके राइट बैठेगा। देखो ये फर्स्ट ग्रेड 2015 के अंदर पूछा, फर्स्ट ग्रेड 2015 के अंदर क्वेश्चन आया, और फर्स्ट ग्रेड 2015 के अंदर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, 2015 के अंदर पूछा हुआ। कब पूछा, 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें कौन सा एरोमेटिक नहीं है, ये वाला अभी देखा साइक्लोपेंटा डाइएनिल ऋणायन, ये वाला अभी देखा आपका फिनॉल, और ये वाला आपका कौन सा होता है, ये वाला आपका कौन सा होता है, इधर देख लो, ये आपका अभी किया था, ये वाला बड़ा क्या होता है, पाइरोल होता है, क्या होता है, पाइरोल है, जो क्या है, एरोमेटिक यौगिक है। जो आपका पाइरोल है वो क्या है, ये आपका पिरोल है, पिरोल है, एरोमेटिक यौगिक है। ये आपका क्या है, फिनोल है, जो कि एरोमेटिक यौगिक है। ये आपका क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइइनिल ऋणायन, साइक्लोपेंटाडाइनिल ऋणायन है ना, ये भी आपका क्या होता है, एरोमेटिक होता है, साइक्लोपेंटाडाइनिल ऋणायन। ये वाला एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो एरोमेटिक है, नहीं तो नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपके राइट हो जाता है। आगे आप देखते हो एक बढ़िया क्वेश्चन, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक है पूछा है। तो आप देखिए इसके अंदर यहाँ पर अगर ये वाली चीज होती, ये वाली साइक्लोपेंटाडाइनिल धनायन है, धनायन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऋणायन है, तो फिर ये एरोमेटिक है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, वलय के अंदर इलेक्ट्रॉनों का स्थान 4 पाई है, यहाँ भी 4 पाई है, ये नहीं है। साइक्लोप्रोपिनिल धनायन, साइक्लोप्रोपिनिल धनायन है, उल्टी संरचना बनी हुई है, ऐसे होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये वाला है आपका, ये है, तो ये क्या होता है, एरोमेटिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। आगे आप देखते हो और क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर आया। इसमें पूछा है कि कौन सा एरोमेटिक है। मैं कह रहा हूं ना, साइक्लोप्रोपिनिल जो धनायन है ये बार बार आ रहा है, इसको तो आपको ध्यान रखना ही है। कितने इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक यौगिक होता है, ये नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर वलय के अंदर क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए ये नहीं है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है। तो आपका 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है, इसको आप ध्यान रखना ना। तो ठीक है, अब आगे देखो, आगे अगला कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपके एरोमेटिकता के बारे में इतनी ही चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो मैंने आपको समझाई है। अब आगे बात करते हैं, एक नया टॉपिक आता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार वाला टॉपिक आता है, और उस टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है, अगर बात करें कि उस टॉपिक का नाम क्या है, तो आप बताओगे कि साहब उस टॉपिक का नाम है बेंजीन में प्रतिस्थापियों का प्रभाव। और यहां से ऑर्थ और पैरा निर्देशी समूहों के बारे में बात आती है, तो क्वेश्चन आरपीएससी जरूर पूछती है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी
क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म केवल ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह का है, तो आपको केवल ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह को देखना है, समझना है कि कौन से होंगे। इसके आधार पर समझिए कि जब यहां पर एक बढ़िया लैंग्वेज के अंदर और ग्रेजुएशन की किताबों और मेरी खुद की लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको लिख के बताया है, क्या लिखा है इसको देखना। यहां पे लिखा है कि जब प्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्न पर किसी इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण होता है नहीं, जब किसी प्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्न पर, प्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्न का मतलब है कि बेंजीन की एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके कोई समूह जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही कोई आक्रमण करता है, तो बेंजीन वलय पे, तो बेंजीन वलय पर पहले से मान लो कि ये वाला फिनॉल है ना, ये वाला OH समूह है, ये अगर बेंजीन वलय के ऊपर जुड़ा हुआ है, अब कोई इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्नेही आके जुड़ता है, अब इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही आके जुड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ने की क्षमता भी रखता है, क्योंकि इस समूह के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि इसकी अनुनादी संरचनाओं से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही जो आएगा वो कहां पे जुड़ेगा, तो यहां पर बेंजीन वलय पर उपस्थित, पहले से उपस्थित प्रतिस्थापी आने वाले समूह की, जो पहले से उपस्थित समूह का मतलब ये जो हाइड्रोक्सी समूह होता है, ये तय करेगा, ये तय करेगा कि जो आने वाला जो समूह होता है या फिर आने वाला जो ग्रुप होता है वो कहां जुड़ेगा, वो कहां जुड़ेगा, ये तय करेगा, न कि बेंजीन वलय करती है। तो आप ये ध्यान रखना कि यहां पर लिखा है कि उपस्थित प्रतिस्थापी समूह वलय की स्थिति और अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। अभिक्रिया की जो रेट ऑफ रिएक्शन से अभिक्रिया की गति है उसको प्रभावित करेगा कौन? पहले से उपस्थित जो समूह होता है वो इलेक्ट्रोफाइल, जो आने वाला समूह है, जो आने वाला ग्रुप है, उसकी स्थिति को भी प्रभावित करता है और अभिक्रिया की गति को भी प्रभावित करता है। अर्थात वलय पर पहले से उपस्थित प्रतिस्थापी अभिक्रियाशीलता और विन्यास दोनों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जो पहले से समूह उपस्थित है, जो पहले से ग्रुप उपस्थित हैं, जैसे मैं और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अगर यहां पर बेंजीन के ऊपर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, तो ये नाइट्रो समूह तय करेगा कि इस बेंजीन वलय के ऊपर आने वाला जो समूह है, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, वो कहां जुड़ेगा, वो इसके अनुसार जुड़ेगा। ये नाइट्रो समूह है या कोई भी ग्रुप हो सकता है, मैं कह रहा हूं नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है तो ये तय करेगा कि आने वाला समूह क्या जुड़ेगा। यहां पर फिनॉल OH समूह जुड़ा हुआ है तो ये OH समूह तय करेगा कि आने वाला समूह कहां जुड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? आपका निर्देशी प्रभाव बोलते हैं। तो अगर आप ऊपर देखते हो तो विन्यास भी प्रभावित होगा और क्रियाशीलता दोनों प्रभावित होती हैं। तो अगर आप देखते हो और कि बेंजीन वलय की क्रियाशीलता है ना, बेंजीन वलय की क्रियाशीलता पर प्रतिस्थापी समूहों के प्रभाव के आधार पर प्रतिस्थापियों को दो भागों में बांटा गया है। बेंजीन वलय पर क्रियाशीलता के आधार पर प्रतिस्थापी समूहों को दो भागों में बांटा गया है, प्रभाव के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक आते हैं वे समूह जो बेंजीन वलय को क्या करते थे हैं, जो बेंजीन वलय को स्वयं के प्रति क्या हो जाती है, देखिए कि सक्रियणकारी समूह होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है जिसको कहते हैं सक्रियणकारी समूह। वे प्रतिस्थापी समूह जो वलय को स्वयं बेंजीन की अपेक्षा क्रियाशील बना देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐसे समूह जो बेंजीन के ऊपर जुड़े हुए हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं उस बेंजीन जो कंपाउंड बनेगा, जैसे ये बेंजीन है, अगर इस बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन है, अगर इस बेंजीन के ऊपर कोई समूह आके जुड़ गया है ना, जैसे यहां पर OH समूह जुड़ गया। अब सक्रियणकारी समूह ऐसे समूह होते हैं जो नया ग्रुप आके जुड़ा है। अब यहां ये क्या बना है, ये फिनॉल है और यहां ये क्या है, बेंजीन है। तो इन दोनों में अभिक्रियाओं के प्रति, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील कौन होगा? ये होगा, क्योंकि इस समूह ने तय किया है, इस समूह ने तय किया है कि यहां पर मैं बैठा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं तय करूंगा कि यहां पर कौन जुड़ेगा, यहां पर कौन जुड़ेगा, यहां पर कौन, इस बेंजीन वलय के ऊपर कौन आके जुड़ेगा, उसको मैं तय करूंगा। तो ये जो समूह होते हैं वो सक्रियणकारी समूह कहलाते हैं। ऐसे समूह जो
वे प्रतिस्थापी समूह जो वलय को स्वयं बेंजीन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील बना देते हैं, अधिक क्रियाशील बना देते हैं, तो वो क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। और दूसरा आता है विसक्रियणकारी समूह, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं वे प्रतिस्थापी समूह जो वलय को स्वयं बेंजीन की अपेक्षा कम क्रियाशील बना देते हैं। मान लो अगर यहाँ OH की जगह क्या जुड़ा हुआ होता, NO2 जुड़ा हुआ होता, तो फिर ये बेंजीन को उसकी प्रति कम क्रियाशील बना देते हैं। अगर ये ग्रुप के ऊपर, ये मतलब अगर मान लो कि ये विसक्रियणकारी ग्रुप है और ये सक्रियणकारी ग्रुप है, सक्रियणकारी ग्रुप स्वयं को बेंजीन की तुलना में अधिक क्रियाशील बना देते हैं और विसक्रियणकारी होते हैं वो बेंजीन की तुलना में कम क्रियाशील बना देते हैं, बेंजीन की तुलना में कम क्रियाशील बना देते हैं ना। तो फिर आगे बात आती है, फिर आगे बात लिखी है कि बेंजीन वलय पर प्रतिस्थापी समूहों के निर्देशात्मक प्रभाव के आधार पर प्रतिस्थापियों को वापस दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन से, एक आपका ऑर्थो और पैरा निर्देशी और एक आपका आता है मेटा निर्देशी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ऑर्थो और पैरा निर्देशी कैसे होते हैं, तो आप देखिए सबसे पहला है सक्रियणकारी समूह, ऑर्थो और पैरा निर्देशी। अगर आपने यहाँ पढ़ा था सक्रियणकारी समूह, कहाँ पढ़ा था, ये जो सक्रियणकारी समूह होते हैं वो ऑर्थो और पैरा निर्देशी होते हैं। इसका मतलब जो ऑर्थो और पैरा निर्देशी होते हैं वो क्या करेंगे, वो खुद की तुलना में बेंजीन की तुलना में खुद को इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्या कर देते हैं, अधिक क्रियाशील बना देते हैं। और अधिक क्रियाशील बनाएंगे तो वो समूह कौन से होते हैं, उन समूहों को आप कहते हो, उन समूहों को आप क्या कहते हो, उन समूहों को जो कहते हो यहाँ पर लिखा है कि ये समूह क्या कहलाते हैं, ऑर्थो और पैरा निर्देशी। मतलब वे समूह जो आने वाले समूह को ऑर्थो और पैरा जो ग्रुप आएगा, जो समूह आने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन से नहीं बेंजीन के ऊपर जुड़ने वाला है, तो वो क्या करेंगे, उसको आने वाले समूह को ऑर्थो और पैरा स्थिति पर निर्देश देते हैं कि आप मेटा स्थिति पर नहीं जुड़ सकते, आप कहां जुड़ोगे, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ोगे। वो कौन बताएगा, जो पहले से समूह उपस्थित है, जो पहले से ग्रुप बेंजीन वलय के ऊपर उपस्थित होता है, वो ये कहता है कि आप कहां जुड़ोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, फिनोल से आपको बताता हूं, है ना। ये जो फिनोल होता है इसके ऊपर OH समूह होता है, ठीक है, आगे बता रहा हूं। ये समूह कौन सा होता है, ये समूह ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। ऑर्थो और पैरा निर्देशी का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा किसके ऊपर, इस फिनोल के ऊपर, इस बेंजीन वलय के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ेगा वो कहां जुड़ेगा, ये तय करेगा कि वो कहां जुड़ेगा, ये ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, अब आप देखिए क्यों जुड़ेगा, उसका मतलब आपको जवाब यहां मिलेगा। इसका जवाब कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। यहां मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही क्यों जुड़ेगा, मेटा स्थिति पर क्यों नहीं जुड़ता है। तो फिर आप इसकी अनुनादी संरचनाओं से, इधर लिखा हुआ है तो देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको इधर बना रहा हूं, है ना, मैं इसकी अनुनादी संरचनाएं इधर से बना रहा हूं, आप देखना कैसे बनेगी अनुनादी संरचनाएं, देखना एक बार, है ना। रेड पेन यूज कर रहा हूं, देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, छपे हो गया, ठीक है। चलो देखो, अब देखो अनुनादी संरचनाएं आपको फिनोल की बनानी पड़ेगी, क्योंकि अनुनादी संरचनाओं के बिना समझना पड़ेगा। एग्जाम में अनुनादी संरचनाएं रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं पूछी जाती है, लेकिन परीक्षा के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये आपका क्या है, एक फिनोल है, क्या है, फिनोल है। अब इस फिनोल के पास में, ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं। ये क्या करेगा, जब, अब देखो ये ऑर्थो और पैरा निर्देशी क्यों होते हैं उसको समझना। ये वाला जो है वो क्या करेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, इसके पास में जाते हैं, कहां जाते हैं, इसके पास में गए तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने उठा लिए, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने उठाए, तो आपकी जो अगली अनुनादी संरचना बनेगी उसको देखना, क्या बनेगा, अगली जो अनुनादी संरचना जो आपकी बनती है उसको देखना, अगली अनुनादी संरचना क्या बनेगी, उसमें अगर आप देखते हो तो आपकी बनती है क्या, ये बन गई। यहां देखो इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ये ऑक्सीजन है, यहां इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, यहां
दो इलेक्ट्रॉन है ही, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, इसका मतलब इसके पास में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां से आपका डबल बॉन्ड पहले से है ही, और यहां आपका डबल बॉन्ड है ही। इस बंद के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में, यहां के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में गए हैं, तो यहां क्या आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पड़े, और इलेक्ट्रॉन है तो फिर चार्ज भी कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। यहां पर अगर आप देखते हो तो इसको मैं थोड़ा सा और इधर करके बता रहा हूं, है ना, ठीक है। अब यहां पर ये है ही, तो अगली अनुनादी संरचना के अंदर अगर बात करते हैं तो ये वाले बंद के इलेक्ट्रॉन यहां बनेंगे, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन उठा लेता है। अब कैसे बनेगा, अब अगली जो संरचना बनती है, अगर आप बात करते हो कि अगली संरचना कैसे बनती है, ऊपर तो जुड़ा हुआ है ही आपका, अगली जो संरचना बनेगी वो ये बनेगी, क्या बनेगी कि ऊपर वाला जो में तो कोई चेंज है ही नहीं, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, दो इलेक्ट्रॉन है, और इसके चार्ज में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। फिर देखो यहां डबल बॉन्ड पहले से था, ये वाला पहले से था, यहां वापस क्या बना, अभी नया बना, और यहां इस बंद के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में चले गए हैं, और यहां क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अगली बनेगी, ये बंद यहां बनाएगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो अगली जो आपकी अनुनादी संरचना बनती है उसको समझना क्या बनती है। यहां पर आपकी ये बनेगी, यहां पर डबल बॉन्ड है ही, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, इस बंद ने यहां डबल बॉन्ड बनाया, यहां से डबल बॉन्ड पहले बना हुआ है ही, और इस बंद के इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, यहां चले गए। आया समझ में। अब देखो यहां से अगर आप देखते हो, यहां से देखते हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे, इस बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वापस उठा लेता है, इस बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने वापस उठाए, तो अगर आप बात और करते हो कि और क्या बनेगा, तो इसको देखना, देखो थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अब देखो आगे, आगे देखो, और अगर अनुनादी संरचना बनती है तो आपकी कैसे बनेगी, ये लास्ट अनुनादी संरचना बनेगी। यहां पर क्या होगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने उठाया है, मतलब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन वापस आ जाएगा, हाइड्रोजन है ही, दो इलेक्ट्रॉन भी वापस आ गए। यहां पर क्या हुआ, बंद के इलेक्ट्रॉन कहां गए, बंद के इलेक्ट्रॉन आपके क्या हुआ था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहां तो पहले से ही है, यहां भी पहले से ही है, ठीक है, और यहां बंद यहां बना है, और ये फिनॉल बना है। अब आप इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए, अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखते हो, है ना, अगर आपके सामने जूम की हुई ये स्ट्रक्चर बनती है, कौन सी स्थिति पर नेगेटिव चार्ज है, कौन सी स्थिति पर आप कह सकते हो कि कौन सी स्थिति पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है, कौन सी स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, कौन सी स्थिति पर होगा। देखिए आप इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक की बात, एक ये स्थिति पड़ी है, दूसरी ये स्थिति पड़ी है, तीसरी कौन सी है, ये स्थिति पड़ी है। तो ये कौन सी स्थिति है, ऑर्थो, ये कौन सी है, पैरा, ये कौन सी है, ऑर्थो। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां अधिक है, एक तो ऑर्थो स्थिति पर है, और दूसरा कौन सा है, पैरा स्थिति पर है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व जहां अधिक होगा, आने वाला जो समूह है, जो ग्रुप आएगा, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही आता है, वो कहां जुड़ेगा, वो ऑर्थो स्थिति पे जुड़ेगा या पैरा स्थिति पे जुड़ेगा, और क्या करेगा, प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो आप ये कह सकते हो कि कौन से समूह हैं जो क्या होंगे, ऑर्थ और पैरा निर्देशीय होते हैं। तो आप अनुनादी संरचनाएं बना के ये पता लगा सकते हो कि कौन सा ऑर्थ और पैरा निर्देशीय है और कौन सा मेटा निर्देशीय है। यहां पर अगर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन घनत्व जहां पर भी अधिक है, तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहां पड़े है इलेक्ट्रॉन, एक तो ऑर्थो स्थिति पर पड़ा है, और कहां पड़ा है, पैरा स्थिति पर पड़ जुड़ा है। तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थ और पैरा स्थिति पर जाके जुड़ जाएगा। इसलिए ये जो कौन कौन ये वाला जो OH समूह होता है, ये OH समूह क्या होता है, ऑर्थ और पैरा निर्देशीय समूह होता है। तो यहां तो आपकी वही चीज मैंने लिखी है। अगर आप स्ट्रक्चर को देखते हो, उसके बाद में इधर देखना यहां क्या लिखा है वो देखना। अनुनादी संरचना आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में नीचे लिखा है कि अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है, अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। बिल्कुल, अनुनादी संरचनाओं से आपने देख लिया ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व आपका अधिक है। अतः मुख्यतः आने वाला जो
इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है वो इन्हीं स्थितियों पर जुड़ेगा। जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा ऑर्थ और पैरा स्थिति पर जुड़ेगा, प्रोडक्ट का निर्माण करता है। अतः हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के लिए क्या कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। सक्रियणकारी समूह है कौन सा, हाइड्रोक्सी समूह आपका। फिर ऑर्थ और पैरा निर्देशी समूह के कुछ उदाहरण दिए हुए पड़े हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं और ये एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। ये एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए और आपके एग्जाम में ये एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। जो हाइड्रोक्सी समूह होता है, जो एमीन समूह होता है, एमीन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापित करके अगर एल्किल समूह जुड़ जाता है, दोनों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके दो एल्किल समूह जुड़ जाते हैं, OCH3 है, NHCOCH3 है, NHCOR है, ये एल्किल समूह है, ये एथिल, एमेथिल और एथिल है, ये फेनिल समूह है, ये हैलोजन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्थ और पैरा निर्देशी होते हैं, सक्रियणकारी समूह होते हैं। कहीं कहीं पे ब्रोमीन का विसक्रियणकारी समूह भी दर्शाया जाता है, तो वो कहीं कहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम ये क्या होते हैं, सक्रियणकारी समूह होते हैं। और कौन से होते हैं, ऑर्थ और पैरा निर्देशी होते हैं। इनको याद कर लाना, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल आएगा नहीं आपके एग्जाम में। और ये सारे क्या होते हैं, ऑर्थ और पैरा निर्देशी समूह होते हैं। आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं मेटा निर्देशी समूहों की बात करते हैं। जो मेटा निर्देशी समूह होते हैं उनको विसक्रियणकारी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं, मेटा निर्देशी होते हैं। फिर वे समूह जो आने वाले समूह, ऐसे समूह जो आने वाले समूह को मेटा स्थिति पर निर्देशित करते हैं, मेटा निर्देशी ग्रुप्स कहलाते हैं, मेटा निर्देशी समूह कहलाते हैं, जो मेटा स्थिति पर दर्शाएंगे। ऊपर वाले थे जितने भी एग्जाम्पल थे वो पैरा, ऑर्थ और पैरा निर्देशी, अब ये मेटा निर्देशी। तो यहां पर आप नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं को देखते हो, नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं को देखिए। मैं आपको नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं को समझाता हूं, आप देखना। अगर आप नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं को देखते हो, देखो देखना पड़ेगा, नहीं देखोगे तो काम नहीं चलेगा। ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और इसके साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर अगर अपन इसकी यहां पर बॉन्ड कहां पे दे रखा है वो भी एक बार देख लो, ठीक है। चलो देखो, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। अब देखो ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो नाइट्रो समूह होता है इसका -I प्रभाव होता है। ये बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय को देता नहीं है। जैसे ये हाइड्रोक्सी समूह आपने यहां पर देखा था, इसके पास में इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े थे, वो कहां पे दे रहा था, बेंजीन वलय को यहां से इलेक्ट्रॉन दिए। लेकिन ये क्या करता है, बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकालता है, बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर जो आपकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहां ये ले रहा है तो वापस क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड द्वारा होती है, सॉरी, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई रहती है। तो फिर यहां पर देखिए, यहां पर देखिए डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई है, तो यहां से बंध के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आया, इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने उठा लिए। वापस आपकी जो अनुनादी संरचना बनेगी, इसकी अनुनादी संरचना क्या बनेगी उसको जरा देखना। यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, या तो सिंगल बॉन्ड है ही, यहां भी क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। अब मैं अनुनादी संरचनाओं के अंदर ऊपर वाली स्ट्रक्चर एक बार के लिए नहीं बना रहा हूं, क्योंकि अपने अभी काम कहां चलेगा। अब यहां से देखो, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर गए, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां क्या है, डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, ये इसकी क्या बनेगी, अनुनादी संरचना बन जाएगी। अब आगे क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां कन्वर्ट हो जाएगा, यहां हो गया, तो फिर आगे अनुनादी संरचना देखो क्या बनी, ये वाला बॉन्ड वहां पर कन्वर्ट हुआ है, तो आगे जो अनुनादी संरचना बनेगी वो क्या बनती है, ऊपर वाला तो मैं बना ही देता हूं। चलो आप फिर नाराज हो जाओगे, आपका कोई भरोसा नहीं है ना। यहां पर आप डबल बॉन्ड बना सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन है वो आप बता सकते हो, क्योंकि जब कर रहे हैं तो ऊपर में ये है। अब यहां से डबल बॉन्ड वहां गया है, तो यहां पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, यहां डबल बॉन्ड हुआ, इस कार्बन से दूर गया, मतलब इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में यहां क्या हो जाएगा, वापस आपका यहाँ डबल बॉन्ड ये यहां पर कन्वर्ट हो जाता है, और आपकी अगली जो अनुनादी संरचना बनती है,
अगली जो अनुनादी संरचना, ऊपर तो डबल बॉन्ड है ही, सीधी बात है ही, फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड, ये 2 ये 4 ये 6, ये ऑक्सीजन 2 ये 4 ये 6, ठीक है। यहां इधर कन्वर्ट हुआ है तो यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, यहां पे ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहां है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आए तो इसने वापस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनाया, डबल बॉन्ड बनाया। अब डबल बॉन्ड बना है तो फिर अगली जो अनुनादी संरचना बन रही है, क्या बन रही है, क्या बनी आपकी, ये सिंगल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, इसके पास 3, इसके पास कितने, 2, ठीक है। अब यहां देखो, यहां डबल बॉन्ड बना, यहां डबल बॉन्ड पहले से ही था और यहां डबल बॉन्ड यहां आ गया। देखो पूरी की पूरी वलय के अंदर इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण आ रहा है। अब आप देखो अनुनादी संरचनाओं से समझिए, अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि क्या है कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। यहां पे क्या है आप देखते हो तो यहां पे आपका क्या है, ये वाली स्थिति, ये वाली स्थिति और ये वाली स्थिति, ये दोनों स्थिति क्या है, ऑर्थो और पैरा स्थिति। ऑर्थो और पैरा जो स्थिति है यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, कम है। कौन, किस में, नाइट्रोबेंजीन के अंदर ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो आने वाला समूह कहां जुड़ेगा, आने वाला समूह कहां जुड़ता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जहां पर वो आने वाला समूह क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो वो कहां जुड़ेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, वहां जुड़ेगा। तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा कहां है, ज्यादा कहां पर है, ज्यादा है मेटा स्थिति पर, ज्यादा कहां है, मेटा स्थिति पर। तो बेंजीन के ऊपर जो नाइट्रो समूह है वो कह रहा है कि भाई साहब जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको मैं ऑर्थो और पैरा स्थिति पर नहीं जुड़ने दूंगा, क्योंकि अनुनादी संरचनाएं कह रही है कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन घनत्व के अंदर क्या है, कमी है। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑर्थो और पैरा स्थिति पर नाइट्रो समूह पर जुड़ा हुआ है तो जुड़ ही नहीं सकता। तो कहां जुड़ेगा, तो आपका मेटा स्थिति पर जुड़ेगा। और आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि ये वाली संरचनाओं के बाद में अगर आप देखते हो, क्या देखते हो कि ये वाले जितने भी ग्रुप्स पड़े हैं आपके सामने, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटा निर्देशी होते हैं। ऊपर क्या लिखा है इसको समझना, ऊपर लिखा है, क्या लिखा है कि अतः नाइट्रोबेंजीन में, अतः नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो समूह के प्रभाव के कारण वलय में ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, अतः मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं, ऑर्थो और पैरा स्थिति की अपेक्षा मेटा स्थिति पर अधिक तीव्रता से आक्रमण करेगा। और मेटा स्थिति पर तीव्रता से आक्रमण करने का मतलब यह हुआ कि जो नाइट्रो समूह है आपका, ये जो नाइट्रो समूह है वो क्या होता है, मेटा निर्देशी होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में NR3, अगर एमीन की NH2 उसकी 3 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित, NR3 जुड़ा हुआ है ना, NR3 CF3 CCl3 साइनाइड है, CHO एल्डिहाइड है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, SO3H सल्फोनिक है और COR है। ये सारे समूह क्या होते हैं, ये सारे के सारे समूह क्या होते हैं, मेटा निर्देशी होते हैं। क्या होते हैं, मेटा निर्देशी होते हैं। आप अनुनादी संरचनाएं बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि मेटा निर्देशी कौन है। अब इतनी अनुनादी संरचनाएं बनाओ, इतनी करो, उससे बेटर है कि साथ ही तो एग्जाम्पल है, सीधे याद कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा। एक तो मैंने बता दिया कि नाइट्रो है वो मेटा निर्देशी है, इसकी अनुनादी संरचनाएं बना के बता दिया। बाकी वालों की अनुनादी संरचना अगर आप बनाना चाहो, इसकी बना सकते हो, एल्डिहाइड की बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड की बना सकते हो, सबकी बन सकती है। ये वाले समूह है ना, ये बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जाएंगे, और ऊपर वाले समूह थे वो बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। जो बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन देते हैं वे बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति सक्रिय कर देते हैं, और वे क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा निर्देशी होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं,
ले रहे हैं का मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी कर रहे हैं, और कमी करेंगे, कमी कहाँ होगी, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर होती है। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहाँ जुड़ेगा, मेटा स्थिति पर जुड़ता है। तो ये वाले ग्रुप्स क्या होते हैं, मेटा निर्देशी होते हैं। ये निश्चित रूप से अब आपका क्लियर हो गया होगा। यह क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन की बुक में दिया था, पूछा है कि हैलोजनीकरण अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम क्या होगा। हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हैलोजनीकरण अभिक्रिया कौन दर्शाते हैं, एरोमेटिक यौगिक बेंजीन आपकी हैलोजनीकरण अभिक्रिया दर्शाती है। इनमें से हैलोजनीकरण अभिक्रिया के प्रति इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो पूछी है, हैलोजनीकरण के प्रति क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। अगर बेंजीन के ऊपर कौन सा समूह, देखिए यहां पर फिनोल समूह जुड़ा हुआ है, यहां मैंने बताया था कि ये कौन सा होता है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी, ऑर्थो और पैरा निर्देशी के साथ साथ में ये क्या होता है, सक्रियणकारी समूह है। क्या है, सक्रियणकारी समूह है, सक्रियणकारी समूह है। यहां देखिए, यहां केवल बेंजीन है, यहां क्या दिया हुआ है, ब्रोमीन दिया हुआ है। हालांकि ब्रोमीन भी क्या होता है, एक सक्रियणकारी समूह होता है। मतलब अनुनादी संरचनाओं से हम देखें तो ये क्या करता है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी तो है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी तो है, लेकिन ये आपका एक विसक्रियणकारी समूह भी होता है, बीआर। इसका एक अपवाद के रूप में भी होता है। तो ये बीआर जो होता है वो अपवाद के रूप में कम होता है। और यहां पर आपका क्या होता है, C6H5। ये C6H5 आपका क्या है, देखिए ये C6H5 मैंने यह लिख रखा है, कहाँ लिखा है इसको देखना, ये C6H5 CHO, CHO क्या होता है, निष्क्रियणकारी समूह होता है। क्या होता है, निष्क्रियणकारी समूह होता है। क्या होता है, निष्क्रियणकारी समूह होता है, जो बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, अब देखो बात आगे आपकी, यहां पर इनको आपको इलेक्ट्रॉन से नहीं जो हैलोजनीकरण अभिक्रिया है और उसके प्रति इनको आपको व्यवस्थित करना था, घटती हुई क्रियाशीलता के प्रति। आज का ये चैप्टर लगभग 1 घंटे की क्लास चली है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि इतने अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा जितना मैंने समझाया है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है साहब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यहाँ स्टार्ट करने के लिए जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो यहाँ बहुत अच्छे से समझाऊंगा, 15 के 15 क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर गलत नहीं होने दूंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री को भी करेंगे। आपके केमिस्ट्री को अच्छी करवाने की मेरी गारंटी। बिल्कुल 999 रुपए के अंदर आपको, अगर एप्लीकेशन के अंदर राजस्थान का सबसे सस्ता कोर्स होगा, जिसमें आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स पीडीएफ एप्लीकेशन के अंदर अपलोड रहेगी, उसको देख के आप पीडीएफ से नोट्स बना सकते हो। और बहुत अच्छा शॉर्ट में 70 से 80 वीडियो के अंदर केमिस्ट्री पूरी करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप जुड़ते हो, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्लासेस चल रही है, तो आप जुड़ते हो, आप देख लेना। मैं कह रहा हूँ इन नोट्स को पढ़ के चले जाना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि ये नोट्स वही हैं। मैंने मेरे संस्कृत एजुकेशन जो हुआ था वो और संस्कृत, उसमें मैंने 35 क्वेश्चन मैं खुद इन्हीं नोट्स से करके आया हूँ। ये मेरे नोट्स पहले के बने हुए हैं, अब उसमें से थोड़ा और अरेंजमेंट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आरपीएससी का लेवल बड़ा है, तो अपन भी ग्रेजुएशन की किताबों को उठा के अच्छा मैटर डाल रहे हैं, आपके सामने परोस रहे हैं, और वही मैटर आपके आरपीएससी के पेपर में आएगा। बिल्कुल आप बिंदास रहिए, अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसको पूरा अच्छे से देखा है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एरोमेटिक तक का क्वेश्चन आएगा 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 और गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने अच्छे से समझ लिया है। अब हाइड्रोकार्बन आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, 5 क्लास के अंदर हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हुआ, 5 क्लास के अंदर जीओसी कंप्लीट हुई। कल स्टार्ट करेंगे क्या, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को 1 क्लास के अंदर खत्म कर देंगे। परसों क्या करेंगे, कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल आपकी जीओसी की भी एक क्लास रहने वाली है, जो सॉल्यूशन जीओसी का है, 50 क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी क्लासेस जो पढ़ाई है, जो बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहे, आपने पढ़ा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सर्दियों के दिन है, पढ़ने में मजा आएगा, अच्छे से लगे रहिए। 100% क्या करके आओगे, उम्मीद है कि बढ़िया करके आओगे, है ना, उम्मीद है कि बढ़िया करके आओगे, तो बढ़िया ही करोगे। क्योंकि जब आपकी मेहनत अच्छी होगी, जब आपकी मेहनत अच्छी होगी, जब आपकी किस्मत तो अच्छी होगी होगी, किस्मत भी अच्छी होगी, और भगवान करे कि आने वाली जो 26 जो आपकी 2026 के अंदर जुलाई में पेपर है, निश्चित रूप से आप
क्या ले जाओगे, सफलता लेके जाओगे, क्योंकि सारा मैटर अब लेने आने वाला है। जितना भी आरपीएससी अपडेट करे खुद को, अपन ले आएंगे मैटर आपके सामने, क्योंकि पिछली बार बायो के अंदर जो किताब के अंदर कमी थी उसको पूरा करके बहुत जल्दी आपको बॉटनी और जूलॉजी की एक बहुत शानदार किताब मिलने वाली है। केमिस्ट्री की पीवाईक्यू बुक नवंबर में आपके पास आ जाएगी, और बायोलॉजी की पीवाईक्यू बुक दिसंबर और जनवरी के आसपास आपको मिल जाएगी। तो पीवाईक्यू की अपडेटेड 4-5 हजार क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री की टीचिंग मेथड की अपडेटेड बुक दीपावली के जस्ट बाद आपको मिल जाएगी, जिसमें एनसीएफ 2023 ये सारा मिल जाएगा। और 26 अक्टूबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ना। मैं पूरे वादे के साथ कहता हूं कि टेस्ट सीरीज के अंदर आपको ग्रेजुएशन से किताबों से क्वेश्चन बना के आपके सामने डालेंगे, तो फिर वो आपका सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद में इजी सिलेक्शन एप्लीकेशन के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को क्या मिलेगा, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो फिर सारी चीजें क्लियर हैं। टेलीग्राम पे मैं मैसेज के माध्यम से आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको भी शेयर करता रहूंगा। तो सारी चीजें जब आपके सामने होने वाली हैं, तो फिर टेंशन का की सिलेक्शन श्योर है, निश्चित है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मैटर की कमी हो तो हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो ठीक है।